गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो चलिए, जब हम पिछले लेक्चर में जो हमने कंसेप्ट पढ़े उन पे हम लोग अभी कुछ क्वेश्चंस करते हैं ना। देखिए, पहला क्वेश्चन, सीखते हैं। यदि समुच्चय ए की गणना 7 है तथा समुच्चय ए में हमारे पास समुच्चय ए दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 और 7, तब ए के सभी उपसमुच्चय जिनमें 2 व 3 हैं लेकिन 5 और 6 नहीं है। इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। हमें एक ही वो समुच्चय याद करने, वो उप समुच्चय याद करने जिसमें यानी कि 2 और 3 तो हो लेकिन 5 और 6 नहीं हो। देखिए, इस तरह के हम सॉल्यूशन कैसे करते हैं क्वेश्चंस का। देखिए, हमारे पास टोटल 7 एलिमेंट है, यानी हमारे पास 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है एंड 7 है। हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमें इन सभी समुच्चय में 2 और 3 को तो रखना है और 5 और 6 को नहीं रखना। और हमने पिछली क्लास में कंसेप्ट पढ़ा था कि जिस एलिमेंट को रखने के लिए बोला जाए या फिर ना रखने के बोला जाए तो उसके पास केवल एक संभावना होती है, और जिस एलिमेंट के बारे में कुछ ना बोला जाए उसके पास में 2 संभावनाएं होती हैं। और सारे के सारे जो अवयव होते हैं उनकी संभावना निकालो और सबको गुणा करते हुए टोटल नंबर ऑफ सबसेट बन जाएंगे जो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। इसी तरह से यहाँ पे देखिए, एक के बारे में हम कुछ नहीं बोला, मतलब एक के पास 2 चॉइसेस है, या तो ये आएगा या फिर नहीं आएगा। तो एक के लिए 2 चॉइस हो जाएंगे हमारे पास, ये हमने एरो लगा दी इसके लिए, है ना। 2 के लिए देखो, 2 के लिए क्या बोला कि 2 तो होना ही चाहिए। जब 2 होना चाहिए तो इसके पास तो केवल एक ही चॉइस बचेगी ना, कि इसको तो रखना ही है, हमें एक चॉइस रखनी पड़ेगी हमारे पास। 3 के बारे में क्या बोला कि 3 को भी रखना है। 3 को भी रखना है मतलब 3 के पास भी एक ही चॉइस है, इंटू 1, है ना। 4 के बारे में कुछ नहीं बोला, यानी कि 4 को हम रख भी सकते हैं और नहीं भी रख सकते। तो 4 के पास में 2 चॉइसेस हैं, या तो आएगा या फिर नहीं आएगा। 5 के बारे में क्या बोला, 5 और 6 दोनों के बारे में कि ये नहीं आएंगे, मतलब इनको नहीं लेना, नहीं रखना, मतलब इनके पास में दोनों के पास में एक ही चॉइस है। तो 5 के पास में भी एक चॉइस इंटू 1, 6 के पास में भी एक चॉइस इंटू 1। 7 के बारे में कुछ नहीं बोला, मतलब हम सेट में रख भी सकते हैं और नहीं भी रख सकते। इसके पास में 2 चॉइसेस हैं, इंटू 2, 7 के पास में। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 8। तो टोटल हमारे पास इस तरह के केवल 8 ही उप समुच्चय बनेंगे जिसमें 2 और 3 तो होंगे और 5 और 6 नहीं होगा। इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, स्पेशली यानी कि KVS, NVS, TGT, PGT के एग्जाम्स जो होते हैं उनमें तो इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप ये तरीके इसमें याद रखेंगे कि कौन सा एलिमेंट हमें रखना है और कौन सा एलिमेंट हमें नहीं रखना है, इस तरह से हमें बनाने होते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 या फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यदि ए की कार्डिनलिटी 7 है तब ए के उपसमुच्चय जिनमें 2 से ज़्यादा अवयव। अब हमें कैसे निकाले, देखिए, अब जब भी हमसे पूछा जाए कि उन समुच्चयों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें 2 अवयव होते हैं, 3 अवयव होते हैं, तो इसके हमारे पास क्या करना है, हमारे पास वही हमारा जो जनरल कंसेप्ट हमने पढ़ा था
कि टोटल तो हमें पता 2 की पावर n होते हैं, है ना। सब के सब निकाल लो, है ना। और वो हम निकालते कैसे हैं, टोटल हम कैसे निकालते बेसिकली, और इनकी वैल्यू हम निकालते कैसे, देखिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। हाँ, पहले हमने क्या किया, 7 में से यानी कि 0 एलिमेंट उठाए और हमने उनका समुच्चय बनाया, तो एक ही बनेगा 5 समुच्चय रिक्त समुच्चय। फिर हमने क्या किया कि एक एलिमेंट को लेकर उप समुच्चय बनाए 7 C1। फिर हमने क्या किया 7 सूट यानी कि दो एलिमेंटों को लेकर हमने उप समुच्चय बनाए। फिर हमने यानी कि 7 3 तीन अवयवों को लेकर हमने उप समुच्चय बनाए। इस तरह से फाइनली हम बनाएंगे एक बार में लास्ट में 7 के साथ अवयव लेकर, जो एक बनेगा 7 C7, है ना। और हमें पता ये होगा कितना 2 की पावर n, तो 2 यहाँ और 7 यहाँ, 2 की पावर 7 एलिमेंट ये बनेगी। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला कि हमें उन उप समुच्चयों की संख्या बतानी है जिनमें यानी कि 2 से ज़्यादा अवयव है ना। मतलब कि हमें ये वाले समुच्चय निकालने हैं बेसिकली, ये वाले 2 से ज़्यादा, मतलब 2 से ज़्यादा होने का मतलब है कि उसमें 3 भी हो जाए, 4 भी हो, 5 भी हो, 6 भी हो, 7 भी हो सकती है, लेकिन 3 से कम ना हो। तो हमें बेसिकली इसकी वैल्यू निकालनी है, क्योंकि यही तो हमारे उप समुच्चय है जिनमें 3 से ज़्यादा अवयव, मतलब 3 अवयव हैं, है ना। आगे फिर 4 अवयव वाले आएंगे, फिर 5 अवयव वाले, फिर 6 अवयव वाले, फिर 7 अवयव वाले, है ना। ये निकालना है बेसिकली। तो हम निकालते कैसे हैं, 7 से 3 बस ये निकालना है, प्लस 7 C4 इस तरह से, और फाइनली आएगा 7 C7, ये हमें निकालना है। तो 2 की पावर 7 और ये हो जाएगा 7 C0 माइनस 7 C1 और माइनस 7 C2, ऐसे निकालना है सिंपल, और कुछ नहीं करना। 2 की पावर 7 कितना होता है, यानी कि 128 128, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, केवल 1, ये 1 हो जाएगा। ये 7 C1 7 के बराबर, और 7 C2 कितना हो जाएगा, निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा 29, ये हमारे पास निकल के आएगा, है ना। सोल्व करने पर कितना आ जाएगा, ये सोल्व करने पर आ जाएगा 99। इसको सोल्व कर लेगा तो हमारे पास 99 समझ जाएंगे, है ना। तो क्वेश्चन के हिसाब से हमारे पास यानी कि उन उप समुच्चयों की संख्या, उप समुच्चयों की संख्या जिनमें 2 या 2 से, सॉरी 2 नहीं, जिनमें 2 से ज़्यादा अवयव हों, कितनी आ जाएगी, 199। इस तरह से क्वेश्चन करना। पहले वाले क्वेश्चन में कंसेप्ट अलग था ना, उसमें अलग चीज़ें पूछी गई थी। जब भी आपको बोला जाए कि इस एलिमेंट को रखना है और इस एलिमेंट को नहीं रखना, तब आपको पहले वाले क्वेश्चन का तरीका यूज करना है, किस कौन से एलिमेंट के पास में कितनी संभावनाएं हैं। अब इसमें क्या पूछा, इसमें यह बोला कि उन उप समुच्चय की संख्या याद कीजिए जिनमें यानी कि 2 से ज़्यादा अवयव हों। इसने हमें अवयव के बारे में नहीं बोला कि ये रखना है कि ये नहीं रखना है, इसने ये बोला कि हमें 2 से ज़्यादा अवयव रखने हैं, उन समुच्चयों की कितनी संख्या होगी, तो वो हम इस तरह से निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि माना हमें एक समुच्चय दिया है एक, जो इस तरह से दिया है, हमें A1 है, A2 है और AC1, यानी कि इसमें 7 एलिमेंट हमें गिवन है, तथा हमें एक दूसरा समुच्चय दिया है A3, इसमें हमारे पास एलिमेंट दिए A1 A2 और A3, 3 एलिमेंट बेसिकली इसमें। तब A के उप समुच्चय, A के उप समुच्चयों की संख्या, उप समुच्चयों की संख्या जिनमें, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट है इसका, A3 के सभी अवयव हों, A3 के सभी अवयव हों,
इसका दूसरा पार्ट है A3 का, दूसरा पार्ट है A3 का A3 का कोई अवयव ना हो, कोई अवयव ना हो। और इसका थर्ड पार्ट है इसका थर्ड पार्ट है A3 का यथार्थ एक अवयव हो, है ना। तब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। पहले इसका फर्स्ट पार्ट देखना। फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है इसका कि A3 के सभी अवयव हो, A3 के सभी अवयव हो। और A3 में अवयव कौन कौन से हैं? A1 है, A2 है और A3 है ना। यानी कि हमारे पास टोटल एलिमेंट A1 है, A2 है और A3। ये तो हमारे पास A3 के एलिमेंट है ना। A3 के एलिमेंट है तो हमारे पास में। और इसके बाद में कौन कौन से हमारे पास रह चुके हैं, यानी कि जो A सेट हमें दिया है उसमें कौन कौन से एलिमेंट है, यानी कि उसमें इसके अलावा कौन कौन से एलिमेंट है? A4 है ना, A5 है, A6 है और A7 है। ये एलिमेंट है हमारे पास। और इसमें क्या बोला कि A3 के सभी अवयव उसमें, यानी कि हमें A1 को भी रखना है, A2 को भी रखना है और A3 को भी रखना है ना। तो हम क्या करेंगे इसमें, जैसे हमने इसमें रखा तो इसके पास में कितनी चॉइसेस हैं? इसके पास में तो एक ही चॉइस है, रखना ही पड़ेगा। इसके पास में भी एक चॉइस है, A2 के पास में भी, है ना। और A3 के पास में भी एक ही चॉइस है ना। ये इसमें A3 के तीनों अवयव हमने ले लिए, है ना। अब हमें क्या बोला आगे कि अब A4 आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, A5 आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, A6 ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते। मतलब A4, A5, A6 और A7 सबके पास में यानी कि दो दो संभावनाएं हैं। तो इनको सबको मल्टीप्लाई कर दो, है ना। A4 की दो संभावनाएं, A5 की दो संभावनाएं, इसके पास भी A6 की भी दो संभावनाएं और A7 की भी दो संभावनाएं। तो टोटल हो जाएगा हमारा 2 की पावर 4 यानी कि 16। ये इस तरह से। अगर मान लीजिए आपको ये तरीका नहीं समझ में आया तो इसका और आसानी से आप इस तरह भी इसको समझ सकते हैं। इसी पार्ट को देखिए दूसरे तरीके से मैं करके दिखाता हूँ आप लोगों को ना, ताकि और आपको क्लियरिटी समझ में आता है ना। हमसे क्या बोला कि A3 के तीनों अवयवों को रखा जाए, है ना। तो हमने क्या किया, ये हमारे पास में A1 रहा, ये A2 रहा और A3 रहा। आगे चल के हमारे पास A4 आएगा, A3 आएगा और A5, A6 और फिर A7। अब हमसे क्या बोला कि आपको A1, A2, A3 के तीनों अवयवों को रखना है। A3 के सभी अवयवों को रखना है। तो हमने सेट बनाया, इसमें हमने A1 भी रख दिया, A2 भी रख दिया और A3 भी रख दिया, है ना। अब कैसे करेंगे हम लोग? अब बाकी अब A4 की बात करें, ये आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। आ भी जाए तब भी कोई दिक्कत, ना आए तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि A1, A3 तो सब में होते हैं, है ना। सब में ही रखने हैं हमें। अब इसके बाद में अब A4 के बाद में कैसे रख सकते हैं हम लोग, है ना, इस तरह से। यानी कि इस तरह से हमने A4 को रखा, एक बार तो ये सेट बन जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, A1, A2, A3 हमने रखा, फिर हमने A4 को रखा, इस तरह से बना लिया हमने, है ना। अब की बार हम लोग नेक्स्ट वाले में क्या करेंगे, ये रखेंगे तीनों एलिमेंट, फिर हमने A5 को रखा, ये एक दूसरा सा सेट बन जाएगा। अगले हम क्या करेंगे, A1 को, ये तो रहेगा ही, A1, A2, A3, इसके बाद हमने A6 को रखा, ये एक समुच्चय बन जाएगा जिसमें A1, A2, A3 है। फिर A1, A2, A3 रखा, अब क्या हम A7 को रखा। मतलब कि ऐसा कर रहे हैं हम लोग, मतलब कि अब हम इनको हमने फिक्स कर दिया और हमने इनके सबसेट बनाए, है ना। अब हमने क्या देखा कि ये तो फिक्स्ड है, ये फिक्स है। अब हमने क्या किया आगे जाके, यानी कि हमने अब 4 एलिमेंट है, इनका हमने सबसेट बनाना शुरू किया, है ना। ये तो करेंगे हम लोग, इनका हमने सबसेट बनाना शुरू किए। जितने इनके सबसेट बन जाएंगे उतने ही हमें जो चाहिए उतने सबसेट इसके पॉसिबल हो सकते हैं। वैसे अभी हमने एक एक एलिमेंट उठाया A1, A3 के साथ में। अब हमने A1, A2, A3 को रखा, फिर दो एलिमेंट रखेंगे। अब A4, A5 रखा, फिर A4, A6 रखा, फिर A4, A7 रखा, ये सबसेट बनेंगे। फिर हम 3 एलिमेंट उठाएंगे, पूरे के पूरे 4 एलिमेंट उठा लेंगे, A4, A5, A6 और A7 उठा लेंगे। इस तरह से हमारा टोटल यानी कि 16 यानी कि 16 हमारे पास टोटल उपसमुच्चय बनेंगे, जिनमें A1, A2 और A3 रहेंगे। अब देखते हैं इसका हम लोग नेक्स्ट पार्ट।
इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो ये होगा, क्या बोला क्वेश्चन में, A3 का कोई अवयव ना हो, ये बोला है कि A3 के इसमें कोई भी अवयव ना हो। तो A3 में कौन कौन से एलिमेंट है हमारे पास में, A1 है, A2 है और A3 है। और A में इसके अलावा कौन कौन से एलिमेंट बच चुके हैं हमारे पास में, कौन कौन से एलिमेंट है, देखिए A1 भी है, A2 भी है, A3 भी है ना। इसके बाद में A4 है, A5 है, A6 है और A7 है। ये हम लोगों ने, ये हमारे पास एलिमेंट। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला कि उसमें A3 का कोई एलिमेंट ना आए, मतलब कि ना तो हमें A1 रखना है, ना हमें A2 रखना है, ना हमें A3 रखना है ना। तो हम क्या करेंगे, इसके पास में एक संभावना, इसके पास में एक संभावना, इसके पास में एक संभावना, यानी कि 1 × 1 × 1 है ना। इनका तो काम खत्म हो चुका है ना, एक एक बार लेना है, मतलब नहीं लेना, तो इनके पास में एक एक संभावना है। अब A4 के बाद में कितनी संभावनाएं, 2 संभावनाएं हैं, यानी आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। इंटू A5 के पास 2 संभावनाएं, A6 के पास में 2 संभावनाएं, इसके पास में भी 2 संभावनाएं, A7 के पास में, तो 2⁴ यानी कि 16। तो ऐसे भी हमारे पास टोटल 16 उपसमुच्चय बनेंगे, जिनमें यानी कि ना तो A1 होगा, ना A2 होगा, ना A3 होगा। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। जब भी हमें बोला जाए स्पेसिफिक यानी कि विशेष तौर पर कि ये एलिमेंट रखना है और ये एलिमेंट नहीं रखना है, फिर आपको ये कंसेप्ट यूज में करना है कि कौन से एलिमेंट के पास में कितनी कितनी संभावनाएं हैं और सबको मल्टीप्लाई कर देना है, हर एक एलिमेंट की संभावनाएं निकाल कर, बस ऐसे करना है अगर टोटल नंबर ऑफ सबसेट आपसे निकालने के लिए बोला जाए तो। अब देखते हैं इसका तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट में क्या बोला कि A3 का यथार्थ एक एलिमेंट हो, A3 का यथार्थ एक अवयव हो, है ना। इसका सॉल्यूशन देखिए, है ना। हमें हर एक उपसमुच्चय में A3 का केवल एक ही रखना है। अब हमने क्या किया कि सबसे पहले हम लोगों ने, मान लो हमने समुच्चय में A1 रखा, है ना। जैसे हमारे A3 में कौन कौन से एलिमेंट है, A1 है, A2 है और A3 है हमारे पास में, है ना, ये हमारे पास में है। और A1 के पास में A1 है, A2 है और लास्ट में A7 तक एलिमेंट हमारे पास में है। अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या बोला कि इसमें A3 का एक एलिमेंट होना चाहिए। सपोज हमने A1 को उठाया, हमने A1 को रखा यहाँ पे, है ना, A1 को रखा, तो इसके पास में A1 हमें रखना है, इसके पास में एक संभावना है। हमें केवल एक ही A3 का एक ही एलिमेंट रखना है, मतलब A2 और A3 को नहीं रखना। तो A2 के पास में एक संभावना, मतलब ये भी नहीं आएगा, ये नहीं आएगा तो 1। A3 के पास में एक संभावना, नहीं लेना, नहीं आएगा तो 1 संभावना, है ना। अब इनके अलावा जो जितने बच जाएंगे, है ना, उनके पास में 2 संभावनाएँ हैं। A4 के पास में 2 संभावनाएँ कि आ भी जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं, 2 संभावनाएँ, 2 संभावनाएँ इंटू 2 संभावनाएँ इंटू 2 संभावनाएँ, तो भाई कितना हो जाएगा, 2⁴ यानी कि 2⁴16। लेकिन ये तो हमने तब हुआ, ये तो हमारा तब हुआ जब हमने A1 को रखा और A2 और A3 को हमने नहीं रखा। अब ये भी तो हम कर सकते हैं ना कि हम A2 को रखेंगे, हमने A2 को रखा, है ना, मतलब ये हमने रखा और A3 को हमने नहीं रखा। पहले वाले में हमने A1 को रखा और A2 A3 को हटा दिया। अब इस वाले में हम लोग A2 को रख रहे हैं और A1 और A3 को रख रहे हैं। फिर बल्कि A2 को रख रहे हैं और A1 और A3 को हम लोग हटा रहे हैं, है ना, इस तरह से। तब देखिए इसके पास में, तो A1 के पास में कितनी संभावनाएं हैं, A1 के पास में कितनी संभावनाएं हैं, केवल एक संभावना कि इसको नहीं रखना। A2 के पास में एक संभावना, इसको रखना है। इसके A3 के पास में एक संभावना, इसको नहीं रखना। और बाकी बचे एलिमेंट A4, A5, A6 और A7, उनके पास में कितनी कितनी चॉइसेस हैं, 2 चॉइसेस हैं दोनों सबके पास में, 2 × 2 × 2 × 2 × 2, यानी कि 2⁴, यानी कि ये भी हमारे पास 16 केस आ जाएंगे। अब देखो, अब हम क्या करते हैं लास्टली हम लोग, यानी कि हमने क्या किया, A1 को नहीं रखा, A2 को भी नहीं रखा और हमने A3 को रखा, क्योंकि हमें एक बार में केवल A3 का एक ही एलिमेंट लेके चलना है ना। तो इसके पास में एक संभावना, नहीं रखना। इसके पास में एक संभावना, A2 के पास में नहीं रखना। A3 के पास में एक संभावना रखना है। बाकी बच्चे A2 और A4, A5, A6 और A7 सबके पास में 2 चॉइसेस हैं, तो वही कर दो, यानी कि 2 × 2 × 2 × 2, यानी कि 2⁴ 16। तो अब टोटल उपसमुच्चय, तब कुल
उपसमुच्चय जिनमें A3 का यथार्थ मतलब एग्जैक्ट यथार्थ एक अवयव हो कितने हो जाएंगे 16 + 16 + 16 यानी कि 48। तो टोटल हमारे पास तीसरे सवाल के टोटल उपसमुच्चय होंगे यानी 48 उपसमुच्चय हमारे पास बन के आएंगे। या फिर आप तीसरे सवाल को इसी तरीके से कर सकते हो, आपके पास में और भी आप आसान तरीके से करना चाहो तो ना, थोड़ा सा कम परमुटेशन कॉम्बिनेशन का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा ना। जैसे कि तीसरे का सेकंड मेथड देख लीजिए। A3 के पास हमारे पास कौन कौन से चॉइसेस हैं, कौन कौन से एलिमेंट है, A1 है, A2 है और A3 है। और इसके पास में कितने चॉइसेस हैं, ए के पास में कितने एलिमेंट है, सॉरी A1 है, A2 है, लास्ट ले जाके A7 है हमारे पास में। अब हमने क्या किया, हमें पता है कि हमें A3 का केवल एक एलिमेंट लेना है, तो 3 में से एक एलिमेंट चुनने के कितने तरीके, 3C1 लिया हम लोगों ने इनटू। अब इसके पास में चॉइसेस लगा दो कितनी कितनी है ना, है ना। इसके पास में अब हम A2 को बना ले, A1 के पास में कितने चॉइसेस है, एक चॉइस है ना। इसके पास में कितने चॉइसेस आ जाएंगे, यानी कि 1 1 2 का ना। A1 आ चुका है, तो अब हमने एक एलिमेंट चुन लिया, कोई भी चुना, सपोज हमने A1 चुन लिया कि A1 हमें रखना है, तो A1 तो हमें रखना है एक चॉइस, A2 नहीं रखना एक चॉइस, A3 भी हमें नहीं रखना एक चॉइस। बाकी जो बच जाएंगे एलिमेंट A3 के एलिमेंटों के अलावा, उन सब पास 2 2 संभावनाएँ हैं, 2 × 2 × 2 × 2, यानी ये हो जाएगा 3C1 3 के बराबर और हो जाएगा 2⁴, यानी कि 3 × 2⁴ 16 यानी कि 48। इस तरह से हम इनको निकाल सकते हैं। ये जो क्वेश्चन का ये जो पार्ट है, ये तो चाहे हम A3 लें चाहे A2 लें, A2 कोई सा भी एक रखें, ये तो हमेशा कॉमन ही आएगा ना। ये चीज़ तो क्योंकि हमें एक को रखना है और 2 को नहीं रखेंगे, तो ये पार्ट तो कॉमन ही आएगा इसमें ना, तीनों संभावना में। और हमें केवल एक एलिमेंट रखना है, तो 3 में से एक को चुनने का तरीका 3C1 होता है। ऐसे निकाल सकते हो। ये पिछला जो तरीका है, चाहे अलग अलग स्टेप में निकाल लीजिए, जैसा आपको चलेगा वैसे आप लोग निकाल सकते हैं। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे तो आपको बस 2 ही कंसेप्ट ध्यान में रखने हैं। RPSC में अभी किसी न किसी में तो पूछा गया था ये क्वेश्चन इसी तरह का कि कौन सा एलिमेंट को रखा जाए, उसने कुछ न कुछ एलिमेंट दिए थे कि इसको रखना है इसको नहीं रखना। तो ऐसे कितने उपसमुच्चय बनेंगे, तो आप संभावना निकाल के सारी की सारी संभावना को मल्टीप्लाई कर तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट आ जाएंगे। और यदि आपसे ये बोला जाए कि उन उपसमुच्चयों की संख्या बताइए जिनमें 2 एलिमेंट हो, 3 एलिमेंट हो, फिर आपका जो प्रॉपर मेथड है वो निकालना है आपको ना। जो आपको चाहिए होता है वो रख लीजिए, जो हटाना होता है उसको माइनस कर दीजिए टोटल में से, ऐसा निकालते। अब चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है सार्वत्रिक समुच्चय यानी कि यूनिवर्सल सेट। सार्वत्रिक समुच्चय यानी कि यूनिवर्सल सेट। इसकी परिभाषा देखते हैं हम लोग पहले। एक समुच्चय U सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है यदि एक दी गई समस्या में सभी समुच्चय
समुच्चय U के उपसमुच्चय हो, उपसमुच्चय हो, है ना। माना हमारे पास कोई एक समुच्चय U है, तब इसे हम सार्वत्रिक समुच्चय कब कहेंगे? यदि हमारे पास जो समस्या में दी गई है उस समस्या के सभी समुच्चय इस U के क्या हो? उपसमुच्चय हो, है ना। सार्वत्रिक समुच्चय को U द्वारा दर्शाया जाता है। देखिए हम एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई समस्या है, यानी कि हमारे पास दो यानी कि एग्जाम्पल देखिए, समुच्चय ए हमारे पास में दिया गया है, मान लीजिए इस तरह से है, यानी कि 1 2 3 4 और 5, ये हमारे पास एक समुच्चय दिया गया है और आपसे बोला जाए कि इसका आप सार्वत्रिक समुच्चय ज्ञात कीजिए, है ना। तो इसका सार्वत्रिक समुच्चय ना एक नहीं है, मतलब काफ़ी सारे हो सकते हैं। जैसे अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे, जैसे मान लीजिए यू हम ये भी तो बना सकते हैं जिसमें यानी कि हमारे पास में 1 2 3 और मान लीजिए इसमें 10 तक के एलिमेंट है ना। तो इसके अंदर क्या है कि जो हमारे पास में ए समुच्चय है, हमारे पास में जो ए समुच्चय है वो इसका उप समुच्चय है। यानी ए के लिए हमारे पास अब ये हमारे पास में यूनिवर्सल सेट हो चुका है, यानी कि सार्वत्रिक समुच्चय हो चुका है। और भी हम बना सकते हैं, यदि यू बराबर हम एन लेके चले, यानी कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो जो ए हमारा समुच्चय है वो एन का भी तो उपसमुच्चय है। एन का उपसमुच्चय मतलब उसके लिए समुच्चय ए के लिए यू एन हमारा यानी कि सार्वत्रिक समुच्चय हो चुका है, होता है ना। ऐसे ही हम लोग नोट डाल के यहाँ पे लिख सकते हैं ना, नोट डाल के कि दिए गए समुच्चयों का सार्वत्रिक समुच्चय अद्वितीय नहीं होता। अद्वितीय मतलब कि यूनिक नहीं होता, मतलब एक नहीं होता, एक से ज़्यादा होते हैं। अद्वितीय नहीं होता, इसलिए समस्या में या फिर प्रश्न में हमें सार्वत्रिक समुच्चय में दिया जाएगा, सार्वत्रिक समुच्चय दिया जाता है। जैसे हम नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं अभी, है ना। जैसे कि हमारे पास दो समुच्चय हैं, मान लीजिए ए हमारे पास में है 1 2 3 4 एंड 5 इस तरह से, और हमारे पास बी समुच्चय में इस तरह से दिया गया है, यानी कि 7 है 8 है 9 और 10। अब हमसे बोला जाए कि आप ना इसका यूनिवर्सल सेट निकालिए, दोनों सबसेट का, दोनों समुच्चय को। तो कैसे निकालेंगे हम लोग यूनिवर्सल सेट, है ना। एक तो ये हम बना सकते हैं जिसमें 1 से लेकर 10 तक के एलिमेंट हो, 1 2 3 4 और फाइनली 10। तो ये इसका यूनिवर्सल सेट हो सकता है। या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि नेचुरल नंबर का सेट भी हम बना सकते हैं, तो ये भी इसका दोनों का यानी कि यूनिवर्सल सेट हो सकता है। और कौन कौन सा हो सकता है ना। W यानी कि सेट ऑफ होल नंबर्स, ये भी हो सकता है, क्योंकि दोनों को दोनों ए और बी समुच्चय हैं, W के भी उप समुच्चय हैं। इसके अलावा यानी कि ये जेड के भी सबसेट है, दोनों के दोनों, मतलब जेड भी इन दोनों का यूनिवर्सल सेट हो सकता है। और हम बात करें रैशनल नंबर की, तो रैशनल नंबर के भी रैशनल नंबर के भी ये दोनों समुच्चय हैं, मतलब क्यू भी इनका यूनिवर्सल सेट हो सकता है। इसके अलावा ये दोनों के दोनों सेट आर के भी उप समुच्चय हैं, तो मतलब आर भी इनका
सार्वत्रिक समुच्चय हो सकता है ना। इसलिए ये सारे के सारे इसके इन दोनों के यूनिवर्सल सेट पॉसिबल हो सकते हैं। इसलिए बोलते हैं कि यूनिवर्सल सेट हमेशा किसी भी समुच्चय का एक से ज़्यादा हो सकते हैं। इसलिए हमें क्वेश्चन में क्लियरली दिया जाएगा कि ये आप यूनिवर्सल सेट मान के चलिए और क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, है ना। जैसे एक और एग्जांपल हम देखते हैं ना। ये लीजिए, हमें समुच्चय ए दिया है हमारे पास में, यानी कि एक्स, और एक्स हमारे पास में क्या है बेसिकली, एक्स समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है। और समुच्चय बी हमें दिया है एक्स, और एक्स हमारे पास में क्या है, एक्स समबाहु त्रिभुज है। अब हमें ए और बी का यूनिवर्सल सेट फाइंड आउट करना है। तो इसका यूनिवर्सल सेट क्या क्या संभव हो सकता है, देखिए। एक तो ये हम बना सकते हैं कि एक्स हमारे पास में, एक्स इसमें कौन से एक्स आएंगे, एक्स है क्या बेसिकली, एक्स सभी त्रिभुज हैं, यानी कि एक्स हमारे पास एक त्रिभुज है। एक मैं इसको अच्छे से लिखता हूँ। एक्स एक त्रिभुज है, यानी कि यूं में हमारे पास सारे के सारे त्रिभुज यदि हम लेके चलें, एक्स एक त्रिभुज है, यानी कि यूं में हमारे पास सारे के सारे त्रिभुज हैं, है ना। तो जो हमारा समुच्चय ए है वो भी यू का सबसेट है, और जो समुच्चय बी है वो भी हमारा यू का सबसेट है। इसलिए यू हमारा इसका सार्वत्रिक समुच्चय हो जाएगा। यू यहाँ पे एक एक्स हमारे पास एक त्रिभुज है। और इसका दूसरा सार्वत्रिक समुच्चय कौन सा पॉसिबल हो सकता है, हम ये भी हम बना सकते हैं, एक्स जहाँ एक्स एक बहुभुज है। हमें पता है कि सारे के सारे त्रिभुज होते हैं वो बहुभुज होते हैं, है ना। तो ये भी हम बना सकते हैं। अब इसमें यू में हमारे पास में यानी कि सारे के सारे बहुभुज है, तो यानी कि इसमें सारे के सारे त्रिभुज हैं। अब त्रिभुज हैं तो इसमें यानी कि समकोण त्रिभुज भी हैं और समबाहु त्रिभुज भी है। तो इसका यूनिवर्सल सेट ये भी संभव हो सकता है। तो ये होता है यूनिवर्सल सेट। क्वेश्चन में यूनिवर्सल सेट हमें दिया जाएगा, ज़्यादा टेंशन करने की जरूरत है नहीं कि सर हम कौन सा मानना है कौन सा नहीं माने। क्वेश्चन जब भी दिया जाएगा तो आपको बोला जाएगा कि इसे आपको यूनिवर्सल सेट कंसिडर करके चलना है, दैट्स इट। अब हमारा अगला कंसेप्ट है वो है वेन डायग्राम, यानी कि वेन आरेख या वेन डायग्राम। देखिए वेन डायग्राम होता है कि हमारे पास में सार्वत्रिक समुच्चय तथा इसके उप समुच्चयों को एक आरेख द्वारा दर्शाया जाता है, जिसे वेन आरेख
कहा जाता है। इसमें हम लोग इम्पोर्टेंट चीज़ ये कुछ मतलब कि ध्यान रखने की बातें हैं। सार्वत्रिक समुच्चय को एक मिनट, समुच्चय नहीं केवल समुच्चय आएगा। सार्वत्रिक समुच्चय को आयत से दर्शाया जाता है वेन आरेख में, ना। और दूसरा इम्पोर्टेंट इसमें ये है, उपसमुच्चय को यानी कि आयत के अंदर वृत्त द्वारा या फिर वृत्तों द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे सपोज कीजिए हमारे पास यानी कि यू हमारे पास में सार्वत्रिक समुच्चय है, और ए और बी दो उपसमुच्चय हैं। अभी यू के उपसमुच्चय हैं तो दोनों के दोनों यू में ही होंगे, है ना। वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे, देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यानी कि सब उपसमुच्चय ए और उपसमुच्चय बी को बनाएंगे सर्कल के द्वारा, यानी कि वृत्त से निरूपित करेंगे इन दोनों को। तो ये हमने एक वृत्त बनाया, ये समुच्चय ए है हमारे पास, और ये समुच्चय बी है। समुच्चय बी को हमने इस तरह से डायग्राम में दर्शाया वृत्त के द्वारा। ये हमारे पास में समुच्चय ए हो जाएगा और ये हमारा समुच्चय बी है। और जो यूनिवर्सल सेट है उसको हम दिखाते हैं आयत के द्वारा। जो हमारे पास में समुच्चय ए और बी हैं, दोनों के दोनों यू के ही उपसमुच्चय हैं, इसलिए दोनों यू के अंदर ही बनेंगे। अगर इनमें दोनों में कुछ ना कुछ एलिमेंट यदि कॉमन है तो इस तरह से एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप बनेंगे। अगर कुछ भी दोनों में कॉमन नहीं है तो ये अलग अलग बनेंगे, है ना। लेकिन हम लोग ये मान के चल रहे कुछ हिस्सा दोनों में कॉमन है, कुछ एलिमेंट दोनों में कॉमन है, तो इस तरह से बनाया जाएगा। और ये हमारे पास में यूनिवर्सल सेट, ये पूरा का पूरा, है ना। इसको हम दर्शाए, ये पूरा का पूरा हमारा यूनिवर्सल सेट है। ये पूरा जो एरिया हमारे पास दर्शाए ये है, ये पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट को दर्शाए दिखाता है, ये एरिया पूरा का पूरा। इस एरिया की हम बात करें पूरा का पूरा, यानी कि आयत के अंदर जितना भी एरिया सारा का सारा यूनिवर्सल सेट को दर्शाता है ना। और यूनिवर्सल सेट के अंदर ही हमारे पास ये दो उपसमुच्चय हैं ए और बी, इस तरह से हम इनको लिखते हैं, इस तरह से। ये दो इसके पास में इसके उपसमुच्चय हैं ए और बी। अगर यदि हमारे पास तीन उपसमुच्चय हो जाए तो कैसे दर्शाएंगे उनको। मान लीजिए कि हमारे पास ए, बी और सी हमारे पास में उपसमुच्चय है, तब कैसे दिखाएंगे हम लोग। वही तरीका, उपसमुच्चय हैं तो तीनों को वृत्त से दर्शाएंगे। अब की बार 3 वृत्त बनाने पड़ेंगे हमें। एक वृत्त हमने इस तरह से बनाया, ये, और दूसरा वृत्त हमने इस तरह से बनाया, इस तरह से, और तीसरा हमने इस तरह से बनाया।
इस तरह से। इसको हम बोल देते हैं कि ये समुच्चय ए है हमारे पास, ये समुच्चय बी है, ये और ये समुच्चय सी है। अब हमें बनाना है यूनिवर्सल सेट यानी कि यू। तो एक आयत बना दो और तीनों के तीनों समुच्चय यू के उप समुच्चय हैं, तो तीनों के तीनों इसके अंदर ही आएंगे, यू के अंदर। इस तरह से आयत के अंदर का जो एरिया है वो दिखा रहा है यूनिवर्सल सेट को, और जो सर्कल ए के अंदर का एरिया है वो दिखा रहा है ए के एलिमेंटों को, ए के अवयवों को, और जो बी के अंदर का जो एरिया है वो दिखा रहा है बी के अवयवों को, और सी के अंदर का जो एरिया है वो दिखा रहा है सी के अवयवों को। इस तरह से हम वेन डायग्राम में यूनिवर्सल सेट और उसके उप समुच्चय को हम दिखाते हैं। इसका लॉजिक ये है कि हमें कुछ चीज़ें यहाँ से आसानी से दिख जाती हैं। पूरा का पूरा एरिया दिखा रहा है यू को। ये पूरा का पूरा यू है हमारे पास, इसके अंदर का एरिया, और ए बी सी इसके उप समुच्चय। ये होता है हमारे पास यानी कि वेन डायग्राम का कंसेप्ट। अब हम आगे चलते हैं। अब हमारे पास में समुच्चय पर संक्रियाएं। अब जो हमारा टॉपिक है समुच्चय पर संक्रियाएं। समुच्चय पर संक्रियाएं यानी कि ऑपरेशंस ऑन सेट्स। तो हमारा पहला ऑपरेशन यानी कि पहली संक्रिया है दो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। दो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ यानी कि यूनियन ऑफ टू सेट्स। माना ए तथा बी दो समुच्चय हैं। तब इनके सर्वनिष्ठ समुच्चय को एक मिनट, समुच्चय नहीं समुच्चय आएगा केवल। सर्वनिष्ठ समुच्चय को ए इंटरसेक्शन बी द्वारा दर्शाया जाता है। अब सवाल ये कि सर इस सर्वनिष्ठ समुच्चय में एलिमेंट कौन से आएंगे। तो इसका जो एलिमेंट में आएंगे समुच्चय वो ये इस तरह के आएंगे। देखिए ए बराबर ए इंटरसेक्शन बी, तो इसमें एक्स कौन से एक्स आएंगे, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। यानी कि इसमें वो अवयव आने वाले ए और बी के जो दोनों में हो, यानी कि वो एक्स आएगा जो एक्स ए में भी है और जो बी में भी है, यानी कि दोनों के जो कॉमन एलिमेंट है वो इस समुच्चय में आते हैं, है ना। जैसे हम लोग एक एग्जांपल देकर देखते हैं हम लोग, है ना। एग्जांपल देखिए कि समुच्चय ए बराबर हमें दिया है यानी कि 1 2 और 3, और समुच्चय बी हमें दिया है, कौन सा दिया है, यानी कि 2 3 और 4। इस तरह से हमें दो समुच्चय दिए गए। हमसे बोला जाए कि आप इनका इंटरसेक्शन निकालिए यानी कि सर्वनिष्ठ समुच्चय निकालिए। तो कैसे निकालेंगे हम लोग, जो दोनों में कॉमन एलिमेंट है उनको निकाल लो बस और इसमें डाल दो। तो 2 और 3
ये इसके कॉमन एलिमेंट है, तो ये हो जाएगा इनका सर्वनिष्ठ समुच्चय। सर्वनिष्ठ समुच्चय। और हम लोग यहाँ से क्लियर देख सकते हैं, हम ये नोट डाल सकते हैं, यहाँ पे डालना चाहे तो ना, कि हमारे पास जो ए इंटरसेक्शन बी होगा वो क्या होगा, और सबसेट होगा किसका, ए का, तथा ए इंटरसेक्शन जो बी होगा हमारे पास में, और सबसेट किसका होगा, बी का। यानी कि हमारे पास जो ए इंटरसेक्शन बी होगा वो दोनों का सबसेट होता है, ए का भी सबसेट होता है और यानी कि बी का भी सबसेट होता है, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी के अंदर हमारे पास में 2 और 3 है ना। 2 और 3 यानी हमारे पास ए के अंदर भी है और बी के अंदर भी है, तो ये ए का भी सबसेट हो जाएगा और ये बी का भी सबसेट हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि इंटरसेक्शन का जो एरिया है, मतलब इंटरसेक्शन वेन डायग्राम में कैसा दिखता है ना। तो सबसे पहले हम ए और बी को बनाते हैं, है ना। ये हमने ए को बनाया इस तरह से, और फिर हमने ए को बनाया पहले, फिर हमने बी को बनाया। ये ए है और ये बी है, और फिर हमने बनाया इन दोनों का यूनिवर्सल सेट इस तरह से। ये इनको हो जाएगा यूनिवर्सल सेट। तो अब ए इंटरसेक्शन बी में क्या आता है, दोनों के कॉमन एलिमेंट आते हैं। अब देखिए ए में ये हिस्सा है, ये वाला हिस्सा वो ए में भी है और बी में भी है, यानी दोनों का कॉमन हिस्सा है ये। तो ये जो एरिया है वो दर्शाता है ए इंटरसेक्शन बी को, ए इंटरसेक्शन बी को दर्शाता है ये वाला एरिया हमारे पास में। ये अगर यदि मान लीजिए दोनों सेट में कुछ भी कॉमन नहीं है, फिर हम कैसे दर्शाएंगे इनको, फिर उनका जो यूनियन आएगा वो इंटरसेक्शन आएगा, वो हमेशा फाई आएगा। दोनों में जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो फाई आएगा, यानी कि फिर ये इस तरह से, यानी कि अलग अलग होंगे दोनों के दोनों आपस में। ये हमने इसका यूनिवर्सल सेट बनाया पहले, फिर हमने ये ए बनाया, और फिर हमने ये बी समुच्चय बनाया। मतलब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यानी कि ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास में इस समय में फाई हो जाएगा, यानी कि एक रिक्त समुच्चय होगा। ये हमें लिखिए, ये होता है इंटरसेक्शन के बारे में। अच्छा, अगर यदि 3 समुच्चय दिए गए हो हमें, फिर उनका इंटरसेक्शन हम वेन डायग्राम में कैसे लिखेंगे, सेम यही तरीका। पहले तीनों के तीनों समुच्चय बना लो, चाहे पहले सेट यूनिवर्सल सेट बना लो, कि कुछ भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। जैसे हमने समुच्चय ए बनाया, फिर हमने समुच्चय बी बनाया इस तरह से, और फिर हमने समुच्चय सी बना दिया इस तरह से। ये ए है, ये बी है और ये सी है। फिर हमने बनाया यूनिवर्सल सेट इन तीनों का, जो कि हम आयताकार बनाते हैं। इस तरह से ये हो गया यूनिवर्सल सेट। अब वो एरिया में ढूंढना है जो तीनों में कॉमन हो, है ना। वो एरिया हमारे पास ये है, ये बीच का, जो बीचों बीच में है। ए में भी है, ये बी में भी है और ये सी में भी है। तो ये जो एरिया होगा हमारे पास, ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। वैसे इस तरह से हम इनका निकाल सकते हैं, और इस तरह से हम इंटरसेक्शन कितने भी समुच्चयों का निकाल सकते हैं, 10 हो, 12 हो, 20 हो, कितने भी समुच्चयों का हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये था इंटरसेक्शन के बारे में। अब हमारा सेकंड संक्रिया यानी कि सेकंड ऑपरेशन है, उसका नाम है संघ, समुच्चयों का संघ। यानी कि यूनियन ऑफ सेट्स। पिछले सवाल की तरह पहले हम 2 समुच्चयों का संघ देखेंगे, संघ समुच्चय, फिर हम 3 समुच्चयों का संघ समुच्चय निकालेंगे। तो पहले हम इसकी परिभाषा लिखते हैं। माना ए तथा बी 2 समुच्चय है, तब इनका संघ समुच्चय ए यूनियन बी द्वारा
दर्शाया जाता है, ए यूनियन बी द्वारा दर्शाया जाता है ना। अब इस समुच्चय में एलिमेंट कौन से आएंगे ये देखते हैं हम लोग। ए यूनियन बी में यानी कि कौन से एलिमेंट आएंगे हमारे पास, है ना। एक्स, कौन से एक्स आएंगे, एक्स बिलोंग्स टू ए या एक्स बिलोंग्स टू बी। इसका मतलब ये है कि इस समुच्चय में हमारे पास वो एलिमेंट आएंगे जो या तो एक्स में हो या बी में हो, या फिर या तो वो एक्स आएंगे जो या तो ए में हो या फिर वो बी में हो या फिर दोनों में हो, है ना। यानी कि हमें एक्स के एलिमेंट भी इसमें रखने हैं, बी के एलिमेंट भी इसमें रखने हैं, और जो ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट है उनको केवल हमें एक बार ही लिखना है इन दोनों का संघ समुच्चय में। जैसे एग्जाम्पल से हम लोग देखते हैं अभी। सपोज समुच्चय ए हमारे पास में है 1 2 3 और 4 है हमारे पास में, और समुच्चय बी में हमारे पास में है 2 3 4 5 और 6 इस तरह से। अब हमें इसका यानी कि संघ समुच्चय निकालना है, तो वो कैसे आएगा, क्या है परिभाषा संघ समुच्चय की। हमें वो अवयव लेने हैं जो ए में भी हो और जो बी में भी हो, और जो एलिमेंट रिपीट करते हैं उनको हमें एक बार लिखने हैं। मतलब इसमें ए के एलिमेंट भी रखने हैं, हमें बी के भी रखने हैं, और जो दोनों में कॉमन एलिमेंट है उनको हमें एक बार लिखना है। तो ए के एलिमेंट कौन कौन से हैं इसमें, वो लिख दो। 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। अब हमें इसमें बी के भी लिखने हैं, लेकिन हमारे पास हमको पता है कि 2 3 4 आ चुका है पहले इसमें, तो 2 3 4 को दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार लिखना है उनको। जो बाकी बचे हैं बी के वो लिख दो। तो कौन कौन से रह गए, 5 और 6। क्योंकि हमें पता है कि सेट में एलिमेंटों को दो बार लिखने का कोई फ़ायदा नहीं होता, दो बार लिखने से समुच्चय नहीं बदलता, वही समुच्चय रहता है वो, इसलिए। तो ये इसका आ गया संघ समुच्चय दोनों का। वैसे हम 3 समुच्चय का भी संघ समुच्चय निकाल सकते हैं इसी तरह सेम तरीके से। अब हम देखते हैं वेन डायग्राम से कि दोनों का संघ दिखता कैसा है वेन डायग्राम में, है ना। तो वेन आरेख में, वेन आरेख में समुच्चयों का संघ, है ना। ये हम लोगों ने एक समुच्चय बनाया, समुच्चय ए, ये हमने बनाया समुच्चय बी इस तरह से। ये इसको ए नाम दिया और इसको बी नाम दिया, और हमने इन दोनों का बनाया कौन सा, यूनिवर्सल सेट। इन दोनों का बन चुका है। ये आयताकार होता है ना, लेकिन थोड़ा सा दिखने में समस्या आती है, इसलिए थोड़ी सी लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है, लेकिन होता ये आयताकार है ना। तब इसके संघ समुच्चय में क्या आएगा, यानी कि वो अवयव आएंगे जो ए में भी हो और बी में भी हो, यानी कि ए के एलिमेंट भी लेने हैं। तो ये हमने पूरा का पूरा ए ले लिया, उठा लिया, ए आ चुका है ना। अब हमें बी के एलिमेंट भी लेने हैं इसमें, तो बी को भी इसमें ऐड कर दो, तो बी भी आ जाएगा इसमें इस तरह से। तो ये जो पूरा का पूरा यानी कि जो हम लोगों ने यानी जो शेडेड रीजन बनाया, ये पूरा का पूरा क्या है, ए यूनियन बी है इस तरह से। अगर मान लो दोनों सेट में कुछ भी कॉमन ना हो, या तो चलो बाई चांस से कॉमन हो गया, अगर मान लो कुछ भी कॉमन ना हो इन दोनों में, दोनों सेपरेटेड सेट हो इस तरह से बिल्कुल, तो फिर इस तरह से अलग अलग आ जाएंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं। फिर ये हो जाएगा यूनियन, यानी कि हमें ए भी लेना है और बी भी लेना है। अगर कुछ कॉमन ना हो तो फिर ऐसा दिखेगा हमारे पास इसका शेडेड रीजन। तो इस तरह से, तो अब की बार हमारे पास ये हो जाएगा, इस तरह से देखेगा ए यूनियन और बी। लिख लीजिए। अब जो हमारा तीसरा जो है ऑपरेशन वो है दो समुच्चयों का अंतर। यानी कि डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। देखिए, माना ए तथा बी दो
समुच्चय हैं, तब इनके अंतर को निम्न प्रकार से दर्शाया जाता है। a माइनस बी तथा b माइनस ए। वैसे इन दोनों की वैल्यू अलग अलग होती है ना, इस तरह से लिखते हैं। लेकिन इस समुच्चय में जो आता है वो अंतर समुच्चय यानी कि अंतर समुच्चय होता है ना। तो ये जो समुच्चय आएगा हमारे पास a माइनस बी, इसमें एलिमेंट कैसे आते हैं और इसमें एलिमेंट कैसे आते हैं वो हम देखने वाले हैं। तो a माइनस बी में इस तरह के एलिमेंट आते हैं हमारे पास में, ये आते हैं हमारे पास में, यानी कि x कौन से x आते हैं, जो हमारे पास x में तो हो लेकिन b में ना हो, यानी कि x हमारे पास वो x आएंगे जो a में तो हो लेकिन b में ना हो। ये वाले एलिमेंट हमारे पास में आते हैं। और हम b माइनस ए की बात करें हम लोग कि b माइनस ए में कौन से एलिमेंट आते हैं ना, b माइनस ए में हमारे पास ये वाले एलिमेंट आते हैं कौन से x, यानी कि जो b में हो और a में ना हो। डजंट बिलोंग्स टू a, इस तरह से आते हैं ना। a माइनस बी का मतलब ये है कि हमें वो एलिमेंट उठाने हैं और a माइनस बी में रखने हैं जो a में हो लेकिन b में ना हो। और b माइनस ए का मतलब होता है वो सभी x जो b में हो लेकिन a में ना हो। अब हम इन्हें एक एग्जांपल से समझते हैं ना कि हम लोग बेसिकली निकालते कैसे हैं सारी चीज़ें। अब देखिए मतलब क्या होता है, जैसे एग्जांपल हम लोगों ने दिया, सपोज a हमने एक सेट दिया कौन सा 1 2 3 4 5 लिया, और b हमने लिया कौन सा, b हमने लिया यानी कि 3 4 5 6 7 और 8, ये हमने लिया। अब हमें a माइनस बी निकालना है। तो डेफिनेशन क्या है a माइनस बी की, हम पिछली स्लाइड पे चलते हैं अभी एक बार। लीजिए रही है ना, a माइनस बी का मतलब क्या होता है, वो x आएंगे जो हमारे पास a में हो लेकिन b में ना हो, यानी कि वो एलिमेंट हमें लेने हैं जो x में हो लेकिन b में ना हो, यानी कि b में नहीं होने चाहिए वो एलिमेंट। तो हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, वही हम करते हैं। यानी कि अब हमें a के एलिमेंट लेने हैं ना, a के एलिमेंट लेने हैं। a लिया, a में पहले हमने 1 देखा तो 1 a में है, कोई दिक्कत नहीं। अब 1 आएगा कि नहीं आएगा, अगर यही 1 यदि अगर b में हुआ तो नहीं आएगा, है ना, और b में नहीं हुआ तो ये आएगा। तो यानी कि a में है लेकिन b में नहीं है तो याद आएगा। यही तो किया हम लोगों ने, वो एलिमेंट लेने हैं जो x बिलोंग्स टू a लेकिन x डजंट बिलोंग्स टू b, है ना, वो एलिमेंट जो x में हो लेकिन b में ना हो। तो 1 हमारे पास में a में है और x b में नहीं है, यानी कि a में है और b में नहीं है तो ये याद आएगा। अब हम 2 की बात करें, 2 a में है लेकिन 2 b में नहीं है तो ये भी याद आएगा, कोई दिक्कत नहीं। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ये भी होनी चाहिए और ये भी होनी चाहिए। अब बात करें हम 3 की, 3 a में है लेकिन ये b में भी है, लेकिन a माइनस बी में ये आता कब, जब ये a में होता और b में ना होता, लेकिन ये b में भी है और a में भी है तो ये नहीं आएगा। 4 की बात करें, 4 a में है लेकिन 4 b में भी है तो ये भी नहीं आएगा। 5 की बात करें, 5 a में है और 5 b में भी है तो ये भी नहीं आएगा। बस तो यही एलिमेंट आएंगे हमारे पास में, है ना। हमें a के वो एलिमेंट लेने हैं जो b में नहीं है, या फिर और भी हम आसान भाषा में ये बोल सकते हैं हम लोग, यानी कि समुच्चय a में से वो एलिमेंट आप निकाल दो जो b के हैं। तो b के एलिमेंट समुच्चय a में कौन कौन से हैं, 3 4 5, इनको छोड़ के बाकी a के सारे एलिमेंट लिख दो आप, बस ऐसे ही करना है। अब वैसे हम लोग चेक करते हैं b माइनस ए। अभी आपको और इसमें समझ में आएगा ना जब हम b माइनस ए निकालेंगे तब। इसको मैं हटा देता हूँ एक बार, ये हटाया। अब हम निकालते हैं b माइनस ए। अब b माइनस ए में क्या हो जाएगा, चलेंगे हम लोग। क्या थी हमारी डेफिनेशन, यानी कि अब की बार b हमारे पास पहला है, पहले ये b हमारे पास आ गई है, तो यानी कि हमें वो एलिमेंट लेने हैं अब की बार जो यानी कि b में हो
लेकिन एक्स में ना हो वो, यानी कि ए में ना हो, बी में हो लेकिन ए में ना हो, तो वो हटाना है। यानी कि हमें ये करना है कि बी में से एक्स के एलिमेंट हटाने हैं, बस ये करना है। बी में से एक्स के एलिमेंट निकाल दो और बाकी बचे उनको लिख दो, ये करना है और कुछ नहीं करना हमें। या फिर ये बोल सकते हैं कि जो बी में से वो एलिमेंट हटा दो जो ए और बी में कॉमन है, ऐसे बोल दो, चाहे एक ही बात है। चाहे आप ऐसे बोल दो कि बी में से ए के एलिमेंट निकाल दो, जो बच जाए उनको लिख दो। या फिर ये बोल सकते हैं हम लोग कि बी में से ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट है उनको हटा के लिख दो। तो यही करना है हमारे पास। बी में हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट हैं, 3, 4, 5 और 6, 7, 8। अब इनमें से ए के एलिमेंट कौन कौन से हैं उनको हटा दो, बस ए के एलिमेंट निकाल दो बी में से, है ना। तो ये हमारे पास 3, 4, 5 है, ये किसके एलिमेंट है, ये ए के भी एलिमेंट है, तो इनको निकाल दो, बाकी बच जाए उनको लिख दो। तो इनको निकालने पर क्या बचेगा, 6, 7 और 8। बस ये करना और कुछ नहीं करना, इस तरह से, है ना। इसका मतलब ये होता है कि समुच्चय हमारे पास जो ए है, ए में से यानी कि बी के एलिमेंट निकाल दो, जो समुच्चय ए में बच जाए उसको लिख दो, है ना। तो ये हमारे पास पूरा का पूरा ए है। तो इसमें से हमने क्या किया, जो बी के एलिमेंट है उनको हमने हटा दिया। बी के एलिमेंट कौन कौन से, 3 है, 4 है, 5 है, तो बस इनको हटा दो ए में से। ये हटा दिया, 3, 4, 5 हटा दिया, तो क्या बच जाएगा, 1 और 2, ये आ जाएगा ए माइनस बी। अब हमें निकालना है बी माइनस ए। तो ये कैसे निकालेंगे, बी में से ए के एलिमेंट निकाल दो, तो बी हमारे पास ये रहा, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसमें ए के एलिमेंट कौन कौन से है, 3, 4, 5, इनको हटा दो, जो बच जाए उनको लिख दो, ये आ जाएगा बी माइनस ए। ऐसे निकालते हैं हम लोग, है ना। आई होप आपको समझ में आएगा ये कंसेप्ट। अभी देखिए, अब हम लोग पिछले स्लाइड पर चलते हैं एक बार, थोड़ा सा और आपको इम्पोर्टेंस में बतानी है। अब इसका मतलब ये भी तो है, अभी हमने देखा कि इसका नोटेशन और क्या हो सकता है। देखिए, इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि आप ए में से कौन सा एलिमेंट निकाल दो जो ए यानी कि दोनों में जो कॉमन है, ए इंटरसेक्शन बी को हटा दो। यही तो किया हम लोगों ने, ए में से वो एलिमेंट आप हटा दो जो कॉमन है, और कॉमन एलिमेंट किस में आते हैं, ए इंटरसेक्शन बी में आते हैं। वैसे ही इसकी एक और डेफिनेशन है, इसकी कौन सी है, बी माइनस ए, यानी कि बी में से आप वो एलिमेंट हटा दो जो ए और बी में कॉमन है, जो दोनों में कॉमन हो। ये लो, तो ये डेफिनेशन, ये तो नोटेशन है ए माइनस बी, मतलब इसका मतलब और इसका मतलब एक ही है ना। तो ये था दो समुच्चयों का अंतर। अब हम देखते हैं कि वेन डायग्राम में ये अंतर कैसा दिखता है ना, कि वेन डायग्राम में ये कैसा दिखता है। अच्छा, ये स्लाइड रह चुकी है कि इसको हटाया मैंने, अच्छा ये आ चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे 16, है ना। अब देखिए, वेन डायग्राम में, वेन आरेख में अंतर समुच्चय। तो पहले हमने ए और समुच्चय लेके चले, अब इनका हम वेन डायग्राम बनाते हैं एक बार। तो पहले हमने ये बनाया, पहले हम देखते हैं ए माइनस बी कैसा दिखेगा। तो ये हमने सेट ए बनाया और ये हमने सेट बी बनाया, है ना। तो ये हमारा अपना सेट ए हो जाएगा और ये हमारा अपना सेट बी हो जाएगा, और ये हमने बना दिया यूनिवर्सल सेट इन दोनों का, ये बना दिया यूनिवर्सल सेट। अब देखो, अब हमने क्या सीखा था, इसका मतलब ये होता है कि आप ए में से क्या निकाल दो, जो दोनों में कॉमन हिस्सा है वो निकाल दो, यानी कि ए इंटरसेक्शन भी हटा दो ए में से। तो हमारे पास ए ये टोटल है, ये पूरा, ये हमारे पास में ए पूरा है ये। अब हम क्या करेंगे, इसमें से वो हिस्सा हटा देंगे जो दोनों में कॉमन है, यानी कि ए इंटरसेक्शन भी हम हटा देंगे। और ए इंटरसेक्शन भी कौन सा है, ये वाला, है ना, ये हिस्सा, ये इंटरसेक्शन भी है, इस तरह से। तो जब हम ए में से इसको हटाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, कि ये बच जाएगा, ये वाला हिस्सा, ये है ए माइनस बी। यानी कि आपने ए में से वो एलिमेंट हटा दिए जो बी के हैं। जो ये एलिमेंट है, इस वाले एरिया में जो एलिमेंट आएंगे वो बी के भी तो एलिमेंट है, तो ये हमें हटाना है, बी का हिस्सा में से हटा दिया, तो ये बच जाएगा। तो ये जो एरिया है हमारे पास, ये निकल के आएगा हमारे पास क्या, इसको मैं कहाँ पे लिखूँ, चलो ये लिख दिया, ए माइनस बी।
ये इसको नोट करता है। अब हम निकालते हैं b माइनस ए, है ना। तो वही हमने थोड़ा छोटा बनाना पड़ेगा फिर इसको ना। तो ये मैंने समुच्चय ए बनाया और ये समुच्चय बी बना दिया, है ना। ये ए है और ये बी है और ये हमने बनाया अब की बार यूनिवर्सल सेट इस तरह से। अब की बार हमें क्या करना है, बी में से हमें वो हिस्सा हटाना है जो ए और बी में कॉमन हो, यानी कि इसका नोटेशन ये भी है, बी में से आप हटा दो ए इंटरसेक्शन बी, तो ये बच जाएगा। तो अब की बार हमारे पास ये बी है, आपके पास टोटल हमारे पास ये जो सर्कल है सेकंड वाला, ये हमारे पास बी को डिनोट कर रहे हैं। और जो बीच का जो ये हिस्सा है ये हमारे पास में ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि बी में से आपको ये हटा देना है। तो बी का फिर कौन सा हिस्सा बच जाएगा, केवल ये वाला हिस्सा बन जाएगा, ये है बी माइनस ए। इसका मतलब ये है, ये हमने हटा दिया। तो ये हो जाएगा हमारे पास में, यहाँ लिख देता हूँ b माइनस ए, ये लीजिए। और वेन डायग्राम में ऐसा दिखता है हमारे पास दो समुच्चयों का अंतर इस तरह से दिखता है ना। अब इसमें आपको एक दो चीज़ें इसमें नोट करनी है। यदि देखिए, है ना, ये आपको लिखना है, नोट डाल के लिखिए। नोट क्या, तो वैसे ही बड़ी आसान से कंसेप्ट है ना। यदि हम ए में से ए माइनस ए करें तो क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, 5 बचेगा, है ना। जब हम खुद में से खुद को बचा दें तो 5 बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। और यदि ए माइनस हम 5 करें, है ना, तो क्या आएगा, यानी कि ए का पूरा ए ही आ जाएगा। और यदि हम इसकी बात करें तो ए माइनस बी करें, ए माइनस हमने बी किया, लेकिन क्या है हमें दिया, यदि पहले यहाँ लिख इवेंट रुका ना, पूरा लिखता हूँ अच्छे से, है ना। ये मैंने लिखा, एक मिनट, यदि, ये पहले मैंने लिखा, यदि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 5, यानी कि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, दोनों दोनों अलग अलग समुच्चय। तब अब यदि हम घटाएं तो क्या मिलेगा हमारे पास यानी कि इसका मतलब क्या होता है कि हमें ए में से घटाना है, हमें क्या, एक मिनट रुके, है ना। ए में से हमें क्या मिले, ए में से क्या घटाना है, ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि दोनों का कॉमन एरिया में हटाना है। लेकिन हमको पता है कि ए में से इनमें जो कॉमन एरिया वो तो 5 है, यानी कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ए के बराबर ही आ जाएगा, है ना। यानी कि दोनों समुच्चय में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो दोनों का डिफरेंस ए के बराबर ही आ जाएगा, ए माइनस बी ए के बराबर आ जाएगा। वैसे ही इसी प्रकार से हमारे पास, यानी कि बी माइनस ए बी के बराबर आ जाएगा, क्योंकि दोनों में कुछ कॉमन है ही नहीं। जब कॉमन कुछ है नहीं तो घटाएंगे, कुछ नहीं घटाएंगे तो वो सेट पूरा का पूरा निकल के आ जाएगा। ये होता है दोनों समुच्चयों का अंतर। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ना। अभी थोड़ा सा इसमें एक और चीज़ आपको समझानी है, एक पॉइंट और है इसी में, अंतर में ही, है ना। लेकिन पहले हम लोग इससे आगे की संक्रिया वो पढ़ेंगे, फिर पीछे आएंगे, है ना। तो हम नेक्स्ट रैक पे चलते हैं। और हमारा जो यानी कि 4th ऑपरेशन है वो है, 4th या 3 हो जो भी हो, लेकिन है अगला ना, इसको बोलते हैं समुच्चय का पूरक। समुच्चय का पूरक, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। तो इसमें हम क्या करते हैं, देखिए पहले मैं इसकी परिभाषा लिखता हूँ पूरी तरह से, है ना। माना ए एक समुच्चय है तथा U इसका सार्वत्रिक समुच्चय है, सार्वत्रिक समुच्चय है, तब ए का पूरक निम्न प्रकार से दर्शाया जाता है। कैसे दर्शाते हैं हम लोग, यानी कि ये तो आप ए बार कर दो, या फिर आप ए डैश कर दो, या फिर आप ए कॉम्प्लीमेंट लिख दो।
अब देखने की बात यह है कि इस समुच्चय में यानी कि कॉम्प्लीमेंट में एलिमेंट कौन से आते हैं। तो यानी कि एक कॉम्प्लीमेंट में इसकी डेफिनेशन यही है जो हमने पिछली बार पढ़ी थी, है ना। जो अंतर था वही अंतर ही है ना। वो क्या होता है, यानी कि आपकी बार u माइनस ए कर दो, है ना। आपको अंतर लेना है किससे, u से, यानी कि इसका यूनिवर्सल सेट से अंतर ले लो। तो जो समुच्चय पास निकल के आएगा वही इसका हो जाएगा समुच्चय ए का पूरक, है ना। लेकिन अंतर हमें किससे लेना है, सार्वत्रिक समुच्चय से। यानी कि यदि हमें किसी भी सेट का यानी कि पूरक सेट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, पहले हम उसका यानी कि सार्वत्रिक समुच्चय पता होना चाहिए, फिर उसके बाद ही हम लोग उसका पूरक समुच्चय निकाल पाएंगे, है ना। या फिर इसका हम ये भी लिख सकते हैं जिसकी मेन डेफिनेशन है अंतर की क्या है, इसमें x कौन से x आएंगे, x बिलोंग्स टू u और x डजंट बिलोंग्स टू a। ये इसकी डेफिनेशन है ना। अब इस पर हम एग्जांपल लेते हैं एक, है ना। एग्जांपल देखिए, यदि u हमें दिया गया हो इस तरह से, यानी कि 1 2 3 4, इस तरह से हमें 9 और 10, यानी कि हमें एक यानी कि सार्वत्रिक समुच्चय है, सार्वत्रिक समुच्चय है। तब a बराबर हमें दिया है 3 4 6 7 और 8 का पूरक समुच्चय ज्ञात करें। पूरक समुच्चय यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट हमें निकालना है, ए कॉम्प्लीमेंट। तो वो कैसे निकालेंगे हम लोग, तो इसकी डेफिनेशन है, यानी कि इसका इन दोनों का अंतर निकाल लें। ए कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे हम लोग, यानी कि u माइनस ए, यानी कि u में से वो एलिमेंट हम लोग हटा दें जो a और u में कॉमन है। अब ऑब्वियस सी बात है कि ये जो यानी कि a का ये यानी कि ये a का सार्वत्रिक समुच्चय है, तो जो a होगा वो u का उपसमुच्चय होगा। अब उपसमुच्चय होगा तो पूरा का पूरा a इसमें बैठा होगा, है ना। तो कॉमन क्या है, पूरा का पूरा a ही कॉमन आ जाएगा। तो यानी कि अब u में से a को निकाल दो, बस ये है, यानी कि u में से a को निकाल दो। a तो पूरा का पूरा इसे बैठा होगा ना, क्योंकि ये इसका पूरक समुच्चय है। अब पूरक समुच्चय है तो a इसका उपसमुच्चय होगा। अब उपसमुच्चय तो पूरा का पूरा इसमें बैठा होगा u में, तो a को निकाल दो बाहर। तो a के कौन कौन से एलिमेंट है उनको हटा दो और बाकी u को लिख दो। तो एक ए में नहीं है तो एक आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि 3 को 4 को 6 7 8 को हटा दो बस। तो 1 2 आ जाएगा, 3 को हटाना है, 4 को भी हटाना है, फिर 5 आ जाएगा, 6 को हटाना है, 7 को हटाना है, 8 को हटाना है, फिर 9 और 10 आ जाएगा। तो ये इसको हो जाएगा पूरक समुच्चय। इस तरह से हम पूरक समुच्चय निकालते हैं। अब हम देखते हैं कि वेन डायग्राम में पूरक समुच्चय कैसा दिखेगा, वो देखते हैं हम लोग, है ना। वेन आरेख में पूरक समुच्चय, पूरक समुच्चय केवल एक समुच्चय का निकलता है, तब एक समुच्चय लेके चलेंगे हम लोग, है ना। ये u मान लिया हमने सार्वत्रिक समुच्चय, और हमने क्या किया, और ये हमने कोई भी समुच्चय हम लोग लेके चले समुच्चय। तो क्या करेंगे हम लोग, पहले हमने यानी कि हमें निकालना है ए कॉम्प्लीमेंट, यानी कि u माइनस ए। अब देख लो यहाँ से कैसे करना है हमें। पहले हमने ए बनाया, ये हमारे पास में समुच्चय ए है। फिर हमने बनाया u का यानी कि यूनिवर्सल सेट, ये हमने बना दिया यूनिवर्सल सेट। अब हमें क्या करना है कि यानी कि u में से हमें पता है जो अंदर का ये u है, पूरा पूरा रेक्टेंगल के अंदर जो एरिया है वो हमें u को दर्शाता है। अब हमें क्या करना है, इसमें से a को निकाल देना है। जैसे ही हमने a को निकाला इसमें से, तो ये हमारे पास बन जाएगा ये वाला एरिया, केवल ये एरिया बचेगा हमारे पास इस तरह से। यानी कि इस तरह से जो सर्कल का अंदर का एरिया बस वो हट जाएगा, वो निकाल दिया हमने यहाँ से, तो ये हट जाएगा। यानी कि इसको मैं ए को यहाँ लिख दूँ। अब देखो अब ये बच जाएगा, यानी कि ए का कॉम्प्लीमेंट ए सी, या फिर इसको लिखते हैं u माइनस ए। समुच्चय ए का पूरक ये एरिया होता है। अब देखिए
अब कुछ इसके बारे में हमको कुछ नोट करने की ज़रूरत है। इस सब चीज़ों को थोड़ा सा हम लोग देखते हैं इस तरह से। देखिए नोट डाल लीजिए। फर्स्ट पहला है, यानी कि हम लोग ए और यूनियन करें ए डैश, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, सार्वत्रिक समुच्चय निकल के आएगा, है ना। यानी कि हमें पता है कि तो यानी कि दोनों का यूनियन करें हम लोग। देखिए इससे देखते हैं हम लोग, है ना। ये हमारे पास में समुच्चय ए है, ये बाहर का समुच्चय यू है, तो ये तो ए है ना। और अब हम निकालें इसका ए डैश, यानी इसका कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट में कौन सा एरिया आएगा इसका, यानी कि ए को हटा दो और बाकी सबको रहने दो। तो ये एरिया इसका कॉम्प्लीमेंट है ना। इसको छोड़ दिया हम लोगों ने और बाकी जो एरिया बच जाएगा वो इसका कॉम्प्लीमेंट है। यानी कि ये है ए कॉम्प्लीमेंट और ये ए है। यदि आप इन दोनों का यूनियन लें तो क्या आ जाएगा, पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट ही बन जाएगा, है ना। क्योंकि इसमें ये इसकी कमी है, जब यूनियन लेंगे तो ये भी इसमें ऐड हो जाएगा, तो यानी कि ये भी इसका भर जाएगा, तो ये पूरा का पूरा आ जाएगा यूनिवर्सल सेट। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि दोनों में, यानी कि दोनों का यूनियन लेंगे तो पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट ही निकल के आएगा। एक तो ये है, और दूसरा आपको इसमें ये याद रखना है कि ए इंटरसेक्शन ए डैश बराबर 5 होगा, यानी कि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होता। हाँ, चाहे देख सकते हैं हम लोग, ये ए है ये वाला डायग्राम, और ये ए डैश है, दोनों में कौन सी चीज़ कॉमन है, जो एरिया इसमें है वो इसमें नहीं है, और जो एरिया इसमें वो इसमें नहीं है, यानी कि कॉमन एरिया दोनों का 5 है, यानी कि दोनों का इंटरसेक्शन 5 आएगा। ये खाली समुच्चय आता है, ये इसके पीछे, यानी कि ये कॉम्प्लीमेंट हो चुका है किसी भी सेट का। अब देखिए इसमें तीसरा जो पॉइंट है ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना। जैसे जैसे आगे हम पढ़ेंगे चैप्टर में, तो कुछ आपको यानी कि क्वेश्चंस करने को, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। यानी कि ये जो कंसेप्ट है थ्योरम्स का प्रूफ करने में, जैसे डी मॉर्गन लॉ वगैरह, इनको जब प्रूफ करेंगे तो ये प्रॉपर्टी ना बहुत ज़्यादा काम में आएगी। और ये प्रॉपर्टी बोलती क्या है, ऑब्जर्व करने की बात इसमें ये है कि यदि हमारे पास में कोई एलिमेंट जो ए में है ना, तो ऑब्वियस सी बात है वो ए यानी कि वो इसके कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा। आप लोग देख सकते हैं जो एलिमेंट मान लो इसके अंदर है, ए में है, वो कॉम्प्लीमेंट में नहीं है, कॉम्प्लीमेंट में ये इसके बाहर के एलिमेंट है ना। जो एलिमेंट ए में है वो ए डैश में नहीं होगा, तथा ये भी हम बोल सकते हैं, और यानी कि अगर कोई एलिमेंट उसके कॉम्प्लीमेंट में है ना, तो वो फिर उसके वो सेट ए में नहीं होगा। अगर ए के कॉम्प्लीमेंट में तो ए में नहीं होगा। ये है मतलब एक एलिमेंट या तो कॉम्प्लीमेंट भी होगा या फिर वो कुछ समुच्चय में होगा। ऐसा नहीं होगा कि वो कॉम्प्लीमेंट में भी हो जाए और वो सेट में भी हो जाए, या तो सेट में होगा या फिर कॉम्प्लीमेंट में होगा। और हम क्या बोल सकते हैं कि हम यही, और इससे ये भी बोल सकते हैं कि यदि एक्स यदि हमारे पास ए में नहीं है तो इसका मतलब ये है कि वो डेफिनेटली उसके कॉम्प्लीमेंट में होगा। ये है, देख सकते हैं हम लोग, जैसे ये एलिमेंट है हमारे पास में, ये एलिमेंट की हम बात करें, सपोज ये एलिमेंट है, ये ए में नहीं है, ए तो ये है हमारे पास, ये ए के बाहर का एलिमेंट है, लेकिन यही एलिमेंट कॉम्प्लीमेंट में आ चुका है ना, कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा ये वाला। तो ये याद, और अगला ये है, यदि कोई एलिमेंट कॉम्प्लीमेंट में नहीं है तो वो फिर एक्स में होगा, वो ए में होगा। फिर ए के कॉम्प्लीमेंट में नहीं है तो वो ए में होगा। ये आपको 4 चीज़ें याद रखनी है। वैसे सिंपल है, अगर आप डायग्राम से, आपको डायग्राम समझ में आ गया तो डायग्राम से आप सीधे सीधे इन चारों चीज़ों को समझ सकते हो। वह चारों चीज़ें बड़ी आसान को याद रखना है ना। यदि कोई एलिमेंट, मतलब सिंपल सा ये है कि कोई भी एलिमेंट या तो वो समुच्चय ए में होगा या फिर वो समुच्चय के कॉम्प्लीमेंट में होगा, दोनों में नहीं हो सकता। ये है इसका मतलब। तो ये आपको चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखना है, ताकि आप आगे जब उन चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे तो और मैं उनको समझा दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा लास्ट ऑपरेशन बचा है, 5th ऑपरेशन, उसका नाम है सममित अंतर, यानी कि 2 समुच्चयों का सममित अंतर।
यानी कि डिफरेंस यानी कि सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं। माना ए तथा बी दो समुच्चय है, तब इनके सममित अंतर को निम्न प्रकार से दर्शाया जाता है यानी कि ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। और इसका होता क्या है, इस सेट में कैसे कैसे एलिमेंट आते हैं, इसका मतलब ये है कि आप बेसिकली इसको दो तरीके से हम डिफ़ाइन करते हैं ना, दोनों का मतलब सेम ही होता है कि आप ऐसे कर सकते हैं यू ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। एक तो इस तरह से हमको डिफ़ाइन करते हैं, या फिर आप इसको इस तरह से डिफ़ाइन कर लीजिए यानी कि ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, इस तरह से। तो ये होता है सिमेट्रिक डिफरेंस दो सेट्स का। अब हम इसे देखते हैं वेन डायग्राम से कि ये दिखता कैसे है हमारे पास। वेन डायग्राम लेते हैं हम लोग, तो समुच्चय लिए हमने ए और बी, है ना। तो हमने ये बना दिया, पहले हम लोग बनाते हैं कि एक बार में चीज़। तो ये हमने समुच्चय ए बनाया, ये हमने समुच्चय बी बनाया, इस तरह से। ये ए है और ये बी है और ये इनका है यूनिवर्सल सेट। ना, तो इसकी डेफिनेशन है क्या, बेसिकली हम एक एक डेफिनेशन को दोनों को चेक करते हैं एक एक बार में, है ना, कि दोनों से सेम चीज़ें निकल के आती हैं हमारे पास में। यानी इसकी हम बात करें ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी क्या होता है, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, यही तो होता है ना। अब देखिए पहले हम निकालते ए यूनियन बी, यानी कि अपने निकाला ए यूनियन बी हम लोगों ने निकाला, तब ए यूनियन बी में क्या आ जाएगा, ये पूरा का पूरा ये एरिया आ जाएगा इसमें, है ना, ये पूरा का पूरा टोटल एरिया। यानी कि इसकी डेफिनेशन होती क्या थी, यूनियन की क्या परिभाषा होती है, यानी कि वो सभी एलिमेंट जो ए में भी हो और बी में भी हो, ए में हो या फिर बी में हो ना, ए के एलिमेंट भी और बी के एलिमेंट भी, और जो कॉमन है वो केवल एक बार। अब हम निकालते हैं कौन सी चीज़, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी। तो पहले हमने ये सेट बनाया ए, फिर हमने सेट बी बनाया, ये ए है और ये बी है, फिर हमने बनाया यूनिवर्सल सेट, तो ये यूनिवर्सल सेट बन गया इसका, ये यू लिख दो और यहाँ पे भी यू लिख दो। इंटरसेक्शन निकालें तो इंटरसेक्शन हो जाएगा ये, है ना, तो ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। एक मिनट, इधर मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया, इंटरसेक्शन नहीं, ये यूनियन आना चाहिए यहाँ पे। तो ये आ जाएगा ए यूनियन बी, हमें, है ना, हमने ये भी निकाल लिया और हमने ये भी निकाल लिया। अब हमें इन दोनों का डिफरेंस लेना है। डिफरेंस हम लेते कैसे हैं कि भाई इसमें से, है ना, इसमें से जो दोनों में कॉमन है वो घटा दो, यानी कि इसमें से वो एरिया घटा दो जो दोनों में कॉमन है। अब इन दोनों में कॉमन एरिया कौन सा है, ये वाला, यानी कि इस वाला डायग्राम में, डायग्राम फर्स्ट में हम बात करें, डायग्राम सेकंड में हम बात करें, तो यानी कि इन दोनों में कौन सा एरिया कॉमन है, ये वाला जो बीच का एरिया दोनों में, यही दोनों में कॉमन है और यही हमें घटाना है। यही तो डेफिनेशन अंतर की क्या है कि आप पहले वाले सेट में से, जो पहले वाला सेट हमारे पास में ये है, इसमें से आप वो एरिया घटा दो जो इसमें और इसमें कॉमन है। तो इन दोनों में कॉमन कौन सा एरिया है, ये, तो यानी कि इसमें से आप जो कॉमन एरिया ये वाला इसको घटा दो, तो ये हमारे पास निकल के आ जाएगा। देखिए जी हमने निकाला
ये और ये बी इस तरह से, ये इसका यूनियन यानी कि यूनिवर्सल सेट, और ये बी, यानी कि इसमें ये पूरे एरिया में से आप लोग जो बीच का हिस्सा है ना ये हटा दो, बस ये करना है। तो क्या बच जाएगा हमारे पास इस तरह से, तो ये बचेगा, ये बचेगा और ये बच जाएगा इस तरह से, ये आ जाएगा ये एरिया। तो ये जो शेडेड रीजन है हमारे पास, ये दिखाता है कि सेट ए और बी का ये सिमेट्रिक डिफरेंस यानी कि सममित अंतर का एरिया है। ये इस तरह से दिखता है वेन डायग्राम में, है ना। ये अभी ये है क्या बेसिकली, है ना। अभी हम देखते हैं इसी को और एनालाइज करते हैं हम लोग। अब ये एरिया है क्या बेसिकली, अब हम इसको अच्छे से पहचानते हैं कि ये जो एरिया हमारे पास में है ये वाला, इसकी हम बात करें, ये जो एरिया है ये है क्या, है ना। आप पता होगा ये क्या है, ये होता है a माइनस बी, है ना। और ये क्या है, ये क्या टोटल है, जो ये हमारे पास में है b माइनस ए। हमें ये भी लेना है और ये भी लेना है, तो क्या करें, दोनों का यूनियन ले लो, तो ये लो इसका यूनियन कर दो, यानी यही एरिया हमारा किसके बराबर भी हो जाएगा, a माइनस बी किया आप लोगों ने। एक मिनट अच्छे से लिखता हूँ, है ना। ये लिया यानी कि a माइनस बी, और ये हो जाएगा यूनियन ऑफ b माइनस ए। तो सिमेट्रिक डिफरेंस हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं ना, लेकिन दोनों रिप्रेजेंट करते हैं एक ही समुच्चय को, अलग सेट नहीं बनेगा, एक ही सेट बनेगा। ये हम वेन डायग्राम से हम देख चुके हैं। तो स्टूडेंट ये थी आज की क्लास, इसमें हम लोगों ने सारे के सारे ऑपरेशन पढ़ चुके हैं, इंपॉर्टेंट है जो। अब अगली क्लास में हम नेक्स्ट कंसेप्ट यानी आगे की चीज़ें शुरू करेंगे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा सारी की सारी चीज़ें। अगर कहीं आपको डाउट है तो आप लोग यानी कमेंट कर सकते हैं और डाउट पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं डाउट के जवाब आपको दे सकता हूँ, है ना। थैंक यू।